हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश जी अकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट स्कोप, एलिमेंट्स एंड एथिक्स। कि इन्वायरमेंट क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन्वायरमेंट का। ये जो इन्वायरमेंट सिलेबस है वो टिपिकल प्रीलिम्स पैटर्न का नहीं है जो आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा इन्होंने डीप किया है सिलेबस को, थोड़ा सा एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का इन्होंने सिलेबस रखा है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, खासकर ये एथिकल इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो खैर अभी तो बेसिक से शुरू करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। बेसिक डेफिनेशन पता करते हैं इन्वायरमेंट की क्या है। एक्चुअली मॉडर्न डेफिनेशन है बाय डगलस एंड हॉलैंड। ये दोनों इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इनके हिसाब से इन्वायरमेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब as the aggregate of all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior, growth, development and maturity of living being। मतलब वो सारे फोर्सेस, वो सारे इन्फ्लुएंसेस जो एक ह्यूमन लाइफ को, या जो सेंटिनेंट बीइंग जिनको कहते हैं, या जो लिविंग स्पीशीज़ है, उनको अफेक्ट करते हैं, वो सारे फोर्सेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। इसकी इंडियन डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंडियन एस्पेक्ट क्या है इन्वायरमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, इन्वायरमेंट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पंच तत्व, दैट इज़ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड आउट ऑफ दीज पंच महाभूत। दीज पंच महाभूताज आर कॉस्मिक एलिमेंट्स विच क्रिएट, नर्चर एंड सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब ये जो इंडिया का जो एस्पेक्ट है इन्वायरमेंट का, कि ये है कि इन्वायरमेंट जो है 5 महाभूतों से बना हुआ है और हम लोग भी उन्हीं 5 महाभूतों के क्रिएशन है। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट भी इन 5 महाभूतों का कॉन्ग्लोमरेशन है और हम लोग भी इन्हीं पंच महाभूतों से बने हैं। तो ये एक इंडियन एस्पेक्ट है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो एक जनरल डेफिनेशन हमें पढ़ना ज़रूरी है। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट का फैलाव कहाँ तक है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट में हम लोग आते हैं पहला एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर क्या लाइफ सस्टेनिंग है, क्या लाइफ को सस्टेन करने के लिए एटमॉस्फियर ज़रूरी है? तो बिल्कुल है। द एटमॉस्फियर इम्प्लाइज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ। इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। इट सेव्स इट फ्रॉम होस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस। अगर कोई आउटर स्पेस से कोई चीज़ है, तो बिकॉज ऑफ जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो वैसे ही बर्न आउट हो जाता है मैक्सिमम, चाहे वो एस्टेरॉइड हो या कोई और चीज़ हो। इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस एंड अ मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। इट ट्रांसमिट्स ओनली हियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ये सारी बातें तो आपको पता ही है। मेन मुद्दा ये है कि एटमॉस्फेयर जो है इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए, या लाइफ हमारी चलती रहे, उसके लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। सिंपल। अब दूसरा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वो पूरा रीजन जो जहाँ पे पानी है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, रिजर्वायर, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर। ये पूरा सब कुछ जो भी लिक्विड पोर्शन है हमारे अर्थ का, वो है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे पानी मिलता है। और वाटर सस्टेनेबल है, वाटर लाइफ सस्टेन कर सकता है या नहीं, तो जाहिर सी बात है कर सकता है। तो मतलब हाइड्रोस्फीयर भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अब सिमिलरली आ गए अपन लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। ये जब आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आपने कि मेंटल क्या होता है, इनर मेंटल क्या होता है, ठीक है, क्रस्ट क्या होता है। तो ये जो आउटर मेंटल होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल। एग्जाम्पल मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ठीक है, लिथोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर तो वो पार्ट ही है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बायोस्फीयर भी इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। बायोस्फीयर इंडिकेट्स द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट विज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये सब
इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है ये। इन्वायरमेंट का जो स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट है वो यही है, इन्वायरमेंट का फैलाव इतना ही है। अब एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें आ गया फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका सम टोटल। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, जैसे लोकेशन, टेरेन, भाई कैसे लोकेशन कैसी है, टेरेन कैसी है, स्लोपी है कि प्लेन है कि हिली है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, मतलब प्री कैम्ब्रियन है कि क्या है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे वेदर भी आ जाएगा, यहाँ पे वेजिटेशन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें। और फिर एनर्जी। तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, ये चारों हैं। बायोटिक कंपोनेंट सिंपल जो लिविंग थिंग है वो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, जैसे फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब कोई पूछे आपसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स को मिला दो तो नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो मैन मेड इन्वायरमेंट विच कैन सस्टेन लाइफ, जैसे जो शहर हैं, सिटी या हमारे ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज़, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे भी आपका बिहेवियर, आपका नेचर, बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे भी ये लोग रहते हैं और ये चीज़ें भी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब मैन मेड इन्वायरमेंट के बारे में आए तो अर्बन सेंटर्स, ऑफिसेज, सिटी, इंडस्ट्रीज़, ये हो गए मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट फिजिकल प्लस बायोटिक। कल्चरल इन्वायरमेंट, मैन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एट लोकल लेवल इज गवर्न बाय कल्चरल मिलियू। कल्चरल इन्वायरमेंट ये होता है जैसे मैन एंड इन्वायरमेंट दे शेयर डायलेक्टिकल रिलेशनशिप। डायलेक्टिकल मतलब ये हो गया कि मैन जो है इन्वायरमेंट को अपनी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है इंसान के ऊपर भी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट का असर हमें लोकल लेवल पे देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल लेवल पे वेजिटेशन कैसी है, लोकल लेवल पर हंटिंग प्रैक्टिसेस कैसे हैं, लोकल लेवल पर एग्रीकल्चर कैसे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कल्चरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं कि जो भी नॉर्म्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंसान नॉर्थ पोल के आसपास रह रहा होगा उसका कुछ कल्चरल सेटअप कुछ और होगा, जो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहा है उसका कुछ और होगा। तो सोशल इन्वायरमेंट एक्चुअली नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग नॉर्म्स, वैल्यूज़, आइडियाज़ एट्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच डिसाइड्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल लैंड यूटिलाइजेशन, ये यूटिलाइजेशन की स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर, एनर्जी, प्रोडक्शन एट्सेट्रा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से लेना देना ये है कि इन्वायरमेंट के जो इकोनॉमिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, और ये भी कल्चरल इन्वायरमेंट के ही अंदर आता है। मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो ट्रॉपिकल रीजन के हैं वो अंटार्कटिका के कुछ और होंगे, या टेम्परेट रीजन के कुछ और होंगे, या कोस्टल रीजन के कुछ और होंगे। तो ये सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और एक और होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मैंने जानबूझकर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं लिखा, नहीं तो फिर वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता और सिलेबस में भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं जो इंसान ने अपनी सहानुभूति के लिए सेटअप किया है। इन्वायरमेंटल एथिक्स जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विद द एथिकल जस्टिफिकेशन एंड मोरल मोटिवेशन फॉर द कॉज ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का जो एथिकल जस्टिफिकेशन है वो कहलाता है इन्वायरमेंटल एथिक्स। भाई कई लोग ये कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से लेकर के बनाई हैं और हमने उसके बदले में इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट किया है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वायरमेंट को लेकर के, राइट।
तो ये एक तरह से इन्वायरमेंटल एथिक्स का इंसेप्शन माना जा सकता है कि हमने इन्वायरमेंट को बहुत डिस्ट्रॉय किया अपने अपने यूज़ के लिए, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कुछ इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो इसकी कई सारी थ्योरीज हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स की, एक एक करके देखते हैं अपन। तो पहली थ्योरी है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ये जो थ्योरी है वो एक तो यूटिलिटेरियन अप्रोच है। ये थ्योरी ये बोलती है कि मैन जो है हाईएस्ट क्रिएशन है और हम लोग इन्वायरमेंट इसलिए बचा रहे हैं बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बिकॉज सिंस मैन इज़ एसेंशियल और मैन के सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट का रहना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स यहाँ से शुरू हुई। Anthroposentrism is the view that all environmental responsibility is derived from human interest alone. It means human interest is vital, and all environmental responsibility is derived from it. It is an utilitarian approach towards protection of environment. Since the environment is crucial to human well-being and human survival, we have an indirect duty towards the environment. That is a duty derived from human interest. कि इंसानों को बचाना है इसलिए इन्वायरमेंट को बचाना है, सिंपल बात ये है। वी मस्ट इंश्योर दैट द अर्थ रिमेन्स इन्वायरमेंटली हॉस्पिटेबल फॉर सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ एंड इवन दैट इट रिमेन्स अ प्लेजेंट प्लेस फॉर ह्यूमन्स टू लिव। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न है वो ह्यूमन है, ना कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सेकेंडरी कंसर्न है, क्योंकि ह्यूमन को बचाना है इसलिए इन्वायरमेंट को सेव करना है। तो इस थ्योरी को कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। अब दूसरी थ्योरी है बायोसेंट्रिज्म। देखते हैं बायोसेंट्रिज्म क्या कहता है। According to the broadest version of the biocentric theory, all forms of life have an inherent right to exist. मतलब जितना इंसानों का हक है उतना ही जानवरों का हक है और उतना ही प्लांट का हक है। तो बायोसेंट्रिज्म ये कहता है कि एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ हैव एन इनहेरेंट राइट टू एग्जिस्ट। रादर गिविंग प्रायोरिटी टू ह्यूमन कंसर्न, बायोसेंट्रिज्म आस्क अस टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। मतलब सारे लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो उतने ही ज़रूरी हैं जितना ही ह्यूमन बीइंग ज़रूरी है। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से थोड़ा हटके है। दूसरा यहाँ पे अपनी हिंदू फिलॉसफी भी है कि द कंसेप्ट ऑफ कर्मा इज बेस्ड ऑन थिंकिंग दैट सोल मूव्स फ्रॉम मैन टू एनिमल एंड इन रिवर्स डिपेंडिंग ऑन वंस एक्शन। दिस इटसेल्फ ब्रिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है, हिंदू माइथोलॉजी यही कहती है कि भाई जो एक इंटीग्रेशन है सभी सोल का। ठीक है, सारे सोल जो है इंटीग्रेटेड है और हमारे कर्म के हिसाब से हमें कभी इंसान बनते हैं हम लोग, तो कभी जानवर का शरीर मिलता है। ठीक है, तो ये जो हिंदू कंसेप्ट है वो जानबूझ के बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी के साथ मैंने ऐड किया, क्योंकि सिलेबस की डिमांड है। अगर एक एक्ट सुना होगा आपने, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, पीसीए एक्ट। तो पीसीए एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल, यानी किसी एनिमल के साथ आप किसी भी तरीके की ज़्यादती करते हो तो वो पनिशेबल ऑफेंस कहलाएगा। तो इसका एथिकल जस्टिफिकेशन भी यही थ्योरी है, बायोसेंट्रिज्म। इंसान ज़रूरी है, एनिमल ज़रूरी है, प्लांट ज़रूरी है, सारे लिविंग फॉर्म ज़रूरी हैं। अब इस थ्योरी को और ब्रॉड करते हैं और चलते हैं इकोसेंट्रिज्म की तरफ। द थर्ड अप्रोच टू इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्ड इकोसेंट्रिज्म मेंटेन्स that geodiversity or nature has a worth of its own, and it deserves direct moral consideration and not consideration that is merely derived from human or animal interests. It emphasizes that earth is not just a landscape inhabited by humans, and wilderness has an importance of its own. इकोसेंट्रिज्म ये कहता है कि भाई नेचर की अपनी वर्थ है। नेचर की वर्थ इसलिए नहीं है कि ह्यूमन या एनिमल यहाँ पे इनहेबिट करते हैं। नेचर की अपनी वर्थ है, वाइल्डरनेस की अपनी वर्थ है। नेचर को इसलिए नहीं नेचर को हमें बचाना है इसलिए नहीं कि इंसानों को या जानवरों को बचाना है, बट मेन चीज़ है कि नेचर की खुद की वर्थ है और नेचर को सेव करना हमारा प्रेरोगेटिव होना चाहिए, ना कि इंसानों और जानवरों को सेव करना। बिकॉज ह्यूमन एग्जिस्ट ओनली इफ नेचर एग्जिस्ट्स। तो ये है इकोसेंट्रिज्म थ्योरी जो जियोडाइवर्सिटी को प्राथमिकता देती है, जिसका अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है कि जियोडाइवर्सिटी को बचा के रखा जाए।
अब इन्वायरमेंटल एथिक्स के इश्यूज़ क्या हैं, क्यों आया ये इन्वायरमेंटल एथिक्स, क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पॉल्यूट इन्वायरमेंट, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पॉल्यूटर टू कंपनसेट द सेम। ठीक है, हमने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया, अब हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ को कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें या कंपनसेट कर सकें। इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेल्थ, जो भी हमें नेचर से मिल रहा है उसको हम लोग बराबर शेयर कर पा रहे हैं या नहीं, तो नहीं कर पा रहे हैं। द बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हाउएवर इनइक्वालिटी कैन बी सीन बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास हैं, कंट्रीज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर are developed and consume greater amount of resources as compared to the countries of southern hemisphere। मतलब इन्वायरमेंट का शोषण नॉर्दर्न कंट्रीज़ ज़्यादा कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू, या डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो क्या ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है, नेचुरल वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अर्बन एंड रूरल, अब अर्बन एंड रूरल सेक्टर्स में भी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। फूड एंड एनर्जी नीड्स ऑफ अर्बन इज़ फेड बाय रूरल सेक्टर। सही बात है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्यूल वुड हो, ये रूरल सेक्टर ही प्रोवाइड करता है अर्बन को। तो अर्बन तो एंजॉय कर रहे हैं, अर्बन सेक्टर तो एंजॉय कर रहा है, और रूरल अपने रिसोर्सेज की मदद से अर्बन सेक्टर्स को फीड कर रहा है। तो यहाँ इनइक्वालिटीज़ है। अब यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी भी है, मेल एंड फीमेल, वेयर मेन प्ले डिसाइसिव रोल इन मैनेजिंग विलेज कॉमन्स। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को के ऊपर जो अधिकार है, अगर हम लोग सिर्फ मेल और फीमेल की बात करें तो एक मेल का ज़्यादा अधिकार है या ज़्यादा डोमिनेंस है, तो वो भी गलत है। तीसरा नंबर आता है लैंड एथिक्स का। तो लैंड एथिक्स सबसे पहले तो दिया है इन्हें लियोपोल्ड ने, जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इट डिमांड्स दैट वी शुड स्टॉप ट्रीटिंग द लैंड एज अ मियर ऑब्जेक्ट और रिसोर्स। ज़मीन जो है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या रिसोर्स नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है लैंड डिग्रेडेशन से, तो क्यों बचाना है? लैंड इज़ नॉट जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ सॉइल, इट इज़ अ फाउंटेन ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट ऑफ सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल। ज़मीन में अपनी ऊर्जा है जो, और वही एनर्जी, वही ऊर्जा प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में दौड़ रही है। इसलिए ज़मीन के प्रति हमारा कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, और यही कहलाता है लैंड एथिक्स। एनिमल राइट, जैसे इंसानों का अधिकार है वही वैसा ही अधिकार जानवरों का है। जानवरों का भी इन्वायरमेंट के अंदर अपना लिविंग स्पेस है जैसा कि इंसानों का, और हमें कोई हक नहीं बनता उनके घर में घुसने का या जानवरों का हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने का। Plants and animals that share the earth with us too have a right to live and share the earth's resources and living space। प्लस नेचर में एनिमल के प्रे भी मौजूद हैं और प्रीडेटर भी मौजूद है। मतलब नेचर के अंदर ही शिकार भी हैं, शिकारी भी हैं, और वो जानवर ही हैं, और उनका अपना एक फूड चेन है। तो जानवरों की फूड चेन को के साथ इंसानों को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। एनिमल राइट ये कहता है। A synergy must be so established between development and environment that meets the need of present generation without compromising the need of future generation। ये एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मूल मंत्र है कि जो इंसान है वो मास्टर ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, वी आर ट्रस्टीज़ ऑफ इन्वायरमेंट, और हमें इन्वायरमेंट का ऐसा यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी को भी इन्वायरमेंट का लाभ मिल सके। हमें इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट नहीं कर देना है, हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी इन्वायरमेंट का वैसा ही लाभ मिले जैसे हमको मिला है। तो ये हो गया एथिक्स कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। इन्वायरमेंट का के अभी कई सारे लेक्चर आएंगे, सिलेबस के हिसाब से एक एक लेक्चर बनेगा। कुछ भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है, और निधि श्री एकेडमी में एक एक लेक्चर एज़ पर MPPSC सिलेबस आपको मिलेगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में।